ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको मालूम है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे जलवायु दुनिया के अलग देशों से भिन्न है। यहाँ वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, ठंड है। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे 4 महीने 5 महीने बर्फबारी की वजह से कुछ भी नहीं होता। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी की जगह तेल निकलता है। तो उन देशों में जिस चीज़ की ज़रूरत है जलवायु के हिसाब से, जो वहाँ की ज़मीन पर पैदा नहीं हो सकता है, ठेका खेती के माध्यम से हमारे देश की सरकार किसानों को बाध्य करेगी कि अपने खेतों में उस फसल को बोओ। अगर दुनिया में तेल की ज़रूरत है तो जिन खेतों में हम गेहूं पैदा कर रहे, धान पैदा कर रहे हैं, रतन जोत के लिए मजबूर करेगी। जहां पे हम लोग दलहन और तिलहन पैदा कर रहे हैं, किसानों को बाध्य करेगी कि आप वहां मशरूम की खेती करो। तो आज हमारे सामने जो एक खाद्यान्न है, आने वाले समय में खाद्यान्न का संकट पैदा होगा। शांता कुमार की कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपने जो कहा, सरकार की मंशा ये है कि 7,000 मंडियां बंद हो जाएं। पहली मंशा, जब 7,000 सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, सरकार खरीदी नहीं करेगी, प्राइवेट कंपनियां खरीदी करेंगी, बाहर लाभ के लिए उसका निर्यात करेंगी, तो उसके बाद आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर जो पीडीएस प्रणाली जो है, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली जो है, जहां इस देश की 40-45% जनता राशन प्रणाली के माध्यम से सस्ती दरों पर अनाज मिलता है, जब सरकार खरीदेगी नहीं, वेयर हाउस बंद हो जाएंगे, एफसीआई गोदामों में ताला पड़ जाएगा, तो राशन की दुकान पे अनाज नहीं होगा, तो सरकार अगला कदम जो उठाएगी वो ये कहेगी कि राशन की ज़रूरत नहीं है, राशन की सब्सिडी आपके खाते में डालेंगे, और वही करेगी जो उज्ज्वल गैस के नाम पे किया, और कुछ समय बाद सब्सिडी बंद कर देगी और इस देश की बहुमत जनता भूख से मर जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर खाद्यान्न का गंभीर संकट पैदा होगा। और वही हालत होगी जब हमारे देश में अकाल पड़ा था, तो हिंदुस्तान की जनता भूख मिटाने के लिए इसी हिंदुस्तान में अमेरिका का लाल गेहूं आया था, जो वहाँ के जानवर खाते हैं, वो गेहूं यहाँ पे परोसा गया था। ठेका खेती का जो सवाल है, किस तरीके से बाध्य करेंगे, हमको याद करना चाहिए 1927-28 में जब हम गुलाम थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, बंगाल था, उड़ीसा था, बिहार था, वहाँ का किसान परंपरागत तरीके से खेती करता था। किसानों को बाध्य किया गया कि आप नील की खेती करो, किसानों ने नील की खेती की। उसके बाद वहाँ की ज़मीनों की उर्वरक शक्ति छीड़ हुई, और आखिरी में ठेका के आधार पर जब उनकी खरीद फरोख्त नहीं हुई है, ज़मीनें बंजर हो गई। इसी देश में ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के ज़माने में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में भूख से मरा है, और ये सरकार हिंदुस्तान की जनता को भूख से मरने का कानून लेकर के आई है। सिर्फ किसान बर्बाद नहीं हो रहा है, आम आदमी बर्बाद होगा। और सीमांत और लघु किसान जो है, जोत की अगर हम बात करें, मैं किसान का बेटा हूं, हमारे देश में 86% जमीन पे जो खेती कर रहे हैं वो लघु और सीमांत किसान है। 2 हेक्टेयर से कम जमीन के मालिक हैं। हम मध्य प्रदेश से आए हैं। ये किस तरीके से, जैसे हम कानून की बात कर रहे हैं, ये तो इनने इस देश के खेती को बर्बाद करने के लिए पहला काम इन लोगों ने किया। आपको याद होगा 2014 में सत्ता में हम आए, तो किसान संघर्ष किया, भूमि अधिग्रहण कानून बना, जिसमें किसानों को तमाम तरह की सुविधाओं का प्रावधान था। 15-16 में 2 साल में 3 बार अध्यादेश लेकर के आए थे जमीन की लूट के लिए। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, हमारे साथी ग्वालियर के साथी हैं, इनको मालूम, ग्वालियर के अंदर भिंड से लेकर के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर वाला जो इलाका है, चंबल का कितने हजार एकड़ का बीहड़ होगा, जहाँ पे मल्लाह और दूसरी गरीब तबके के लोग आज खेती कर रहे हैं। उनकी मंशा ये है कि ये जो हजारों लाखों हेक्टेयर सरकारी ज़मीनें जो हैं, ये ज़मीनें कंपनियों को कौड़ी के भाव दे दें। मैं महाकौशल जबलपुर का रहने वाला हूं, जहाँ से नर्मदा निकलती है। मध्य प्रदेश में और पंजाब हरियाणा में बुनियादी फ़र्क ये है कि हरियाणा पंजाब में सरकारी ज़मीनों का रकबा बहुत सीमित है,
मध्य प्रदेश के अंदर वन भूमि, राजस्व भूमि, सरकारी जमीन का रकबा बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के अंदर नदियां हैं, पहाड़ हैं। तो हम लोगों ने देखा विस्थापन की आज सीमेंट बनाना है तो पत्थर चाहिए, तो पहाड़ों का निजीकरण कर दो। बिजली पैदा करना है तो कोयला चाहिए, तो कोयले के नाम पे किसानों को बेदखल कर दो। तो ये जो अडानी अंबानी वाला जो खेल चल रहा है, ये भूमि की लूट का खेल 14 के बाद पहले विस्थापन पुनर्वास का हिंदुस्तान की जनता ने तकलीफ भोगी, और अब एक कदम और जो इनने बढ़ाया, ये कदम ये बढ़ाया, इनको ये था कि कोरोना है, आपदा है, आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, और कोरोना काल का लाभ लेते हुए ये काले कानून को जनता के ऊपर थोपने की कोशिश की। किसान भर बर्बाद नहीं होगा, इस देश का आम खाद्यान्न संकट पैदा होगा। खाद्यान्न संकट अगर पैदा हो गया तो हमारे देश के जिंदा रहने के लिए हम अनाज के मामले में दूसरे देशों पर आश्रित होंगे, और दूसरे देशों से अगर हमको अनाज चाहिए तो उनकी शर्तों के सामने हिंदुस्तान को घुटना टेकना पड़ेगा, और घुटना टेकना पड़ेगा तो वही हालत होगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के अंदर की। और भगत सिंह, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद जैसे लोग, और हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर 103 अगर शहीद हुए तो 96 सिख थे। अगर 2667 लोगों को अगर उम्र कैद हुई है तो उनमें से 2126 सिख थे। हम धन्यवाद देना चाहते मध्य प्रदेश के आम किसान कि अगर ये आंदोलन पंजाब से शुरू न होता, अगर सिख कानून के बारे में अगर जानकारी न होती, अगर ये रोड पे न उतरते, तो हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा आज आंदोलन नहीं हो सकता था। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम किसान संगठनों की तरफ से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, हिंदुस्तान का किसान संगठन किसानों के हित के लिए लड़ेगा, चाहे शहादत देना पड़े। तो हम लोग शहीदी जत्थे के तौर पे यहाँ पे आए हैं, या कानून वापस लो या हम शहादत के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे देश की आज़ादी का सवाल है। किसान